गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमने लास्ट टाइम आपको कुछ वूल जिनसे ऑब्टेन किया जाता है अदर एनिमल्स के बारे में बताया था, जिनमें कश्मीरी गोट, अंगूरा रैबिट, एल्पका, ओके, और कुछ कैमल के अदर स्पीशीज़ के बारे में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था। तो आज हम उसे कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स बिगिन विथ अंगोरा रैबिट। अंगोरा रैबिट इज़ इन अंगोरा, टर्की। तुर्की जो देश है उसके अंगोरा नाम की जगह पर अंगोरा रैबिट पाया जाता है। इट प्रोड्यूसेस फाइन क्वालिटी ऑफ वाइट और कलर्ड वूल। ये बहुत ही फाइन क्वालिटी की सफ़ेद या फिर कलर्ड वूल यानी रंग बिरंगी वूल देता है, जिसे हम कहते हैं मोहर। ठीक है, मोहर जो होती है इसका इस्तेमाल कारपेट बनाने में किया जाता है, जो बहुत ही महंगे बिकती हैं। स्कार्फ्स जो लड़कियां पहनती हैं आपने देखा होगा, विंटर हैट्स। इसके अलावा जैसा कि आपने देखा होगा कि ज़्यादातर देशों में बाहर के लोग क्या पहनते हैं, लाइक इन यूरोपियन कंट्रीज़ हैट पहनते हैं वो लोग। तो विंटर हैट बनाने में भी हम इसका यूज़ करते हैं, सूट बनाने में, स्वेटर्स, कोट्स एंड सॉक्स। तो अंगोरा रैबिट देखिए बहुत ही प्यारा सा क्रीचर है, आप देख सकते हैं। रैबिट की एक अच्छी स्पीशीज़ है, काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट लग रहा है ये, और काफ़ी छोटा भी होता है साइज़ में। इसके अलावा इसके कलरफुल हेयर आते हैं, तो ये काफ़ी महंगा भी होता है, ऐसा नहीं है। तो इसके वूल भी काफ़ी महंगा है, जैसा कि ये तुर्की में ही पाया जाता है, तो स्पेशल यूनिक है, मतलब एक तरीके से आप देख सकते हैं। मैंने आपको याक के बारे में बताया था, एक खास टाइप की बफलो होती है जो माउंटेनियस रीजन में पाई जाती है, लेह लद्दाख मनाली में। तो यहाँ पर भी इसमें कुछ बारे में बताया गया है। द सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ द याक्स, जैसे मैंने आपको शीप के बारे में बताया था, ऊपर ऊपर मोटे मोटे बाल आते हैं, वो कोर्स थिक कोट ऑफ हेयर होता है, और अंदरूनी हिस्से जो फाइन हेयर्स होते हैं वही इसमें भी यूज़ किए जाते हैं। द सॉफ्ट अंडर हेयर ऑफ द याक, अंदर अंदर के जो इसके बाल होते हैं, इस ऊपर से लटके हुए नहीं, अंदर के जो फाइन हेयर्स होते हैं उसके बारे में बता रहा है। तो लद्दाख रीजन में पाई जाती हैं याक्स। इनकी जो सॉफ्ट अंडर हेयर्स होते हैं इनकी बहुत डिमांड रहती है। एंड तिब्बत, इसके अलावा तिब्बत में भी, तिब्बत ज़्यादातर बुद्ध लोगों के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्ध के फॉलोअर्स आज भी तपस्या करते रहते हैं, मतलब स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई बातें करते हैं, टीच करते हैं। उन्हें हम मंक कहते हैं, ओके। और औरतों को कहते हैं नन, जो शादी नहीं करते और जीवन भर बुद्ध की सिखाई हुई बातों को सब में बांटते हैं, शिक्षा देते हैं और अलग अलग टेक्निक सिखाते हैं, जो गौतम बुद्ध ने इतने साल जंगल में रहते हुए अलग अलग पार्ट्स में घूमते हुए पूरी इंडिया में बताई थी। चाइनीज़ फॉलो करते हैं उन्हें एज दे गॉड। तो एक अलग चीज़ है। तिब्बत आप समझ गए होंगे, तिब्बत कहते हैं, एक तीर्थ स्थल भी है। तो इट इज़ यूज, इसमें इस याक का जो सॉफ्ट अंडर हेयर है इसे हम वूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो द वूल कैन बी ब्लेंडेड विथ सिल्क फॉर ईजी स्पिनिंग। जो वूल होता है ना, इसे हम रेशम के साथ ब्लेंड करते हैं। ब्लेंड मीन्स, मान लीजिए आपको कुछ नए टाइप की चीज़ बनानी है, होता है ना ऐसे नॉर्मल चावल, सादा चावल एक आप फ्राई करके बनाते हैं, एक ऐसा होता है जो खिचड़ी टाइप का अलग होता है। तो मतलब मैनी टाइप ऑफ फ्राइज़ हम कुक कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ आपको अलग टाइप का वूल लेना है, तो आपने क्या किया कि रेशम जो काफ़ी ऑलरेडी महंगा होता है, सिल्क आपने पढ़ा होगा, सिल्क वॉर्म से मिलता है। जो लोग सिल्क को वॉर्म को पालते हैं वो सिल्क वॉर्म रेयरर्स कहलाते हैं, और जिस प्रोसेस में उन्हें पाला जाता है उसे कहा जाता है सेरीकल्चर। ठीक है, रेशम कीट पालना, कीट यानी इंसेक्ट ही होता है वो, इस तरह से। तो जो वूल होती है इसे ब्लेंड किया जाता है, मीन्स मिक्स करते हैं, मिलाकर ढाल देते हैं विद सिल्क फॉर इजी स्पिनिंग, जिससे इसकी स्पिनिंग इजी हो जाए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल होता है स्पिन करना। याक वूल्स यूज टू मेक स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, कोट्स एंड हैट्स, जैसा कि इससे वेरियस प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, आप देख सकते हैं। इट इज़ मच वार्मर देन शीप वूल। शीप वूल से ज़्यादा वार्मर होता है। आप सोचिए आप खुद, शीप कितना बड़ा जानवर, और एक याक जो आपकी लगभग बफलो से भी बड़ी होती है, जो सबसे बड़ी बफलो यहाँ देखी हो आपने। एक्चुअली बफेलो जो है वो रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है, आपको सही प्रोनाउंसिएशन सीखना है, क्योंकि आप फर्दर क्लासेस में आते जाएंगे तो आपके अकॉर्डिंग ही आपको प्रोनाउंसिएशन दिया जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि बचपन से सीखते आ रहे हैं। बी फॉर बफेलो, बफेलो का मतलब ही गलत है, बफलो है वो, ओके। तो बफलो से ज़्यादा लंबी होती है और इसका ज़्यादा वज़न होता है, और ऊपर से इसके पूरे बॉडी का मास वेट तो अलग ही है, रेसलर टाइप की लगती भी है, और ऊपर से इसका फाइनेस्ट वूल तो नहीं कह सकते, पर इसका वूल काफ़ी अच्छा भी है, डिमांडेबल भी है। कई चीज़ें बनाई जा सकती हैं, जैसे ब्लैंकेट, कोट, स्वेटर, हैट्स। और ये शीप वूल से ज़्यादा गर्म होता है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक यानी खासियत तो यही है।
नेक्स्ट लामा एंड एल्पका। देखिए जो इसका प्रोनाउंसिएशन है यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रोनाउंसिएशन मैंने दे रखा है LLAMA लिखा है ना, लामा, एंड ये क्या है, एल्पेका, अल्पेका। तो ये दो वर्ड्स हैं, इसे सेपरेटली आपको बोलना है अल्पेका और ये लामा। इसके प्रोनाउंसिएशन मैंने आपको दे दिया है। द एल्पेका एंड लामा बिलोंग टू दी कैमल फैमिली। आप देख सकते हैं लामा और एल्पेका जो यहाँ दिखाए गए हैं ये क्या है कि कैमल फैमिली को बिलोंग करते हैं। इनमें से कुछ की हाइट कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती हैं। आपने इंडियन थार डेजर्ट में पाए जाने वाला शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से मशहूर कैमल देखा होगा। वो कितना लंबा होता है, बट उसके शरीर पे इतने बाल नहीं आते हैं। क्यों? ऐसा नहीं है कि उनके शरीर पे आते नहीं है, एक्चुअली उन्हें गर्मी ज़्यादा होती है उन एरियाज़ में, तो उन्हें काफ़ी जल्दी काट दिया जाता है। जैसे कि वरना शीप जो है ना, जैसे शीप भी है उसके भी अगर आप गर्मियों में बाल नहीं काटें या डॉगीज़ के नहीं काटें, उन्हें गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, वो बीमार हो जाएंगे और फिर उनकी डेथ हो सकती है। तो ऐसे ही जो ऑलरेडी इतने गर्म हिस्से में रह रहा है, डेजर्ट्स में, तो उसको कितनी गर्मी होगी सोचिए। ऊपर से उसके शरीर पे इतने बाल जो उसको गर्म रखते हैं, विंटर सीजन के लिए होते हैं वो ओनली, तो उसे क्या कर देते हैं वो लोग, काट के रखते हैं, मीन्स फाइन बना देते हैं। तो अब हम लामा और एल्पका की बात कर रहे हैं। कैमल फैमिली में बिलोंग करती हैं। लाइक आप देख सकते हैं एक बैक्टीरियन कैमल है जिसके बारे में मैंने आपको लास्ट पार्ट में बताया था वीडियो की। तो दे अंडर कोट हेयर, जैसा कि मैंने बताया सभी का ज़्यादातर अंडर कोट हेयर ही लेते हैं क्योंकि वो काटने में आसान होते हैं और ऊपर से वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। ऊपर वालों में दाग धब्बे लग गए होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जानवर कैसे किस चीज़ में लिपटते रहते हैं, अपने ही डंग में लिपटते रहते हैं, अपनी यूरिन जो आसपास फैली रहती है उसी में सो जाते हैं। तो इनका अपर कोट हेयर होता है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाता है, क्वालिटी में लैकिंग होती है, मतलब कमी आ जाती है। तो अंडर कोट हेयर फाइन रहता है इसके मुकाबले, क्योंकि वो अंदर रहता है, उसके असर नहीं होता है, बाहरी चीज़ें इस तरीके से हो जाती हैं। सॉफ्ट भी है, बहुत वेरी फाइन कहा है उसने, बारीक भी कहा है। एंड लस्ट्रस, लस्ट्रस मीन्स चमकदार। एंड द फाइबर्स आर लाइट वेट, हल्के होते हैं वजन में इसके फाइबर्स। दे आर फाउंड इन साउथ अमेरिका, इन्हें साउथ अमेरिका में पाया जाता है, इन दोनों को, इसे नहीं, इन दोनों को, लामा एंड एल्पका। एक और ख़ास चीज़, विक्योना, ये मेंबर है लामा फैमिली की। लामा फैमिली मतलब वही कैमल। तो इट यील्ड्स द सॉफ्टेस्ट वूल इन द वर्ल्ड, दुनिया का सबसे नरम ऊन पता है किसकी फैमिली से आता है, कैमल की ही एक अदर स्पीशीज़ लामा की फैमिली मेंबर विक्योना से। विक्योनास को लगातार मारा जा रहा है काफ़ी ज़्यादा बड़े पैमाने पर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ एनिमल्स जैसे टाइगर हैं, एलिफेंट है, एलिफेंट को उसके दांतों के लिए जो बाहर से दिखते हैं, इनको घर में सजा देते हैं, इन्हें इन पे घंटा टांग लेते हैं। ऐसे कई सारे ठाकुर और सूर्यवंशी लोग होते हैं, आपको दिख जाएंगे राजस्थानी किंगडम्स में। तो ये लोग ऐसा करते हैं, उस पर एक स्पेशल टाइप का घंटा टांग देते हैं जो उस ज़माने में राजाओं के घर के पार टांगा जाता था। अगर किसी को रात में कोई फरियाद करनी हो, रिक्वेस्ट करनी हो कि हमारे यहाँ ये हो रहा है, ये हो रहा है विलेज में, तो उस घंटे को ज़ोर से बजाता था वो आदमी। फिर अंदर सभी रॉयल फैमिली के लोग जो सो रहे होते थे वो आ जाते थे रात में या फिर दिन के टाइम में, कभी भी, मतलब बाहर से आने वाला कोई रिक्वेस्ट करने वाला आदमी हो तो उसे बजा सकता था घंटे को। तो ये टांगा जाता था काफ़ी मजबूत चीज़ पे जो होता था हाथी का दांत दोनों। तो इन्हें उखाड़ते हैं तो कितना दर्द होता है सोचिए। सो विक्योनास भी मतलब ऐसे ही है, ये एक लार्ज स्केल पर इसे किल किया जा रहा है। इट्स फाइबर्स इज रेयर, इसके जो फाइबर यानी जिसके शरीर पे बाल आते हैं काफ़ी रेयर, दुर्लभ प्रजाति के होते हैं, मतलब आसानी से नहीं मिलते हर जगह। एंड एक्सपेंसिव, और जैसा कि जो चीज़ आसानी से नहीं मिलती वो काफ़ी महंगी भी होती है। आप जान सकते हैं, आप एक नॉर्मल मोबाइल फ़ोन ख़रीदने जाइए और आईफोन ख़रीदने जाइए, कौन सा महंगा पड़ेगा और कौन सा हर जगह नहीं मिलेगा, आईफोन नहीं मिलेगा, बिकॉज इट्स रेयर एंड एक्सपेंसिव। हम ये तो नहीं कह सकते वो रेयर है क्योंकि उसकी बहुत ज़्यादा मॉडल्स अवेलेबल हैं, आपके पास पैसा होना चाहिए तो वो एक तरीके से आपके लिए रेयर बन जाता है। कॉस्टिंग अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ पर यार्ड। अच्छा, इसकी जो ऊन है जिस की मैं बता रहा हूँ विक्योना की, ये बोलना है कि अगर हम पर यार्ड की बात करें, यार्ड मतलब यार्ड लगभग आपके आंगन जितना एरिया, तो उसको कुछ ही हज़ार रुपये मिल जाते हैं। अ फ्यू थाउजेंड रुपीज़ पर यार्ड, हर यार्ड के एक हज़ारों रुपए मिलते हैं। उसके लिए लगातार उन्हें वो मार देते हैं जहाँ भी ये मिलती हैं विक्योनास, और उनके वूल को क्या कर देते हैं, शेयरिंग प्रोसेस से काट कर ले जाते हैं।
तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मर रही हैं। और जैसा कि जो भी अगर स्पीशीज़ अर्थ से गायब हो जाती है तो उसकी वजह से कुछ ना कुछ ट्रबल फ्यूचर में या फिर नियर फ्यूचर हो या डिस्टेंट फ्यूचर हो, कभी ना कभी होने वाली होती है, क्योंकि हर टाइप का एनिमल जो आपके आसपास मौजूद है उसका अर्थ पर कोई ना कोई रोल होता है। मीन्स अगर आप टीवी सीरियल में से कोई एक कैरेक्टर हटा दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मूवीज़ में से अगर हीरो को हटा दो या विलन को हटा दो तो मूवी अच्छी नहीं लगती। ठीक इसी तरीके से अर्थ पर कई स्पीशीज़ जितनी भी हैं इन सब के गायब होने से बहुत सारा फ़र्क पड़ता है। ओके, एक एस्टिमेटेड सर्वे के अकॉर्डिंग हर 100 ईयर्स में लगभग 1,50,000 स्पीशीज़ ऑफ प्लांट गायब हो जाते हैं। अभी तक तो हमने उनके बारे में पढ़ा भी नहीं था, ना साइंटिस्ट उनके नाम जान पाए ना उनकी यूज़ जान पाए, उससे पहले वो सब ख़त्म हो गए। क्यों? फॉरेस्ट लगातार काटे जा रहे हैं जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, और वो स्पीशीज़ जिसने हमने स्टडी नहीं कर पाया वो भी ख़त्म हो गई। और मान लीजिए उन पे कुछ रहने वाले कई टाइप के इंसेक्ट एनिमल्स जो उनके अंदर छुपके रहते हैं या बर्ड्स, वो भी गायब हो गए। क्या पता वो किसी चीज़ का खाना हो या किसी का घर हो, तो उन्हें काटते टाइम उन लोगों ने सोचा नहीं और लगातार इस तरीके से काफ़ी कुछ बर्बाद हो चुका है। हाल ही में अमेज़ॉन फॉरेस्ट और कैलिफोर्निया के कई फॉरेस्ट में लगे हुए फायर से काफ़ी कुछ ख़त्म हो चुका है, जल के राख हो चुका है। वहाँ पे नाने कितने लाखों पेड़ जल चुके हैं, पता नहीं उनके संग कितने एनिमल्स जल गए होंगे ट्रैप होकर, जो चारों तरफ से आग से गिर गए होंगे। तो ये सभी ले आ रहा है ग्लोबल वार्मिंग और एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होने की कगार पर है। मतलब एक तरीके से ऑन द एज ऑफ डिस्ट्रक्शन हमारी अर्थ पहुंच जाएगी इसी तरीके से अगर हम इन सभी चीज़ों को काटते रहे, ख़त्म करते रहे तो। सो इससे एन अनदर टॉपिक, बट इस टिटबिट में आपको एक छोटी सी चीज़ से बहुत कुछ समझ आ रहा होगा कि टिटबिट भी पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपको वर्ल्ड की वो सारी नॉलेज जो आप डेली तो नहीं पढ़ पाते पर आपको इससे काफ़ी नॉलेज हो जाती है कि हमारे आसपास क्या क्या हो रहा है। तो ईयरली टिटबिट दे सकते हैं, किसी भी ईयर की हो सकती है। जैसे नेक्स्ट टिटबिट 1994 की बात कर रहे हैं तो हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी बातें हैं जो इंसानों को समझनी चाहिए, और स्टूडेंट समझेंगे तो आगे जाकर आप ही तो दुनिया को लीड करने वाले हैं अलग अलग जॉब ऑक्यूपेशंस में, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए। ओके, नाउ लेट्स बिगिन आवर स्टडी। कैमल, जो कामल होता है आपका सही प्रोनाउंसिएशन से कामल होता है। तो द हेयर्स ऑन बॉडी ऑफ ए कामल आर ऑल्सो यूज्ड एज वूल। जो कामल की बॉडी पे हेयर्स आते हैं इनको हम वूल की तरह ही यूज़ करते हैं। बैक्ट्रियन कैमल्स ऑफ साइबेरिया, साइबेरिया, मंगोलिया एंड चाइना, यहाँ पर बैक्ट्रियन कैमल्स होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं इनकी हाइट कम होती है और इनके शरीर पर ऊपर 2 हम्प होते हैं और इनके बाल काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो साइबेरिया, मंगोलिया और चाइना जैसे देशों में सबसे बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इन्हीं कैमल्स के द्वारा दी जाती है। दिस वूल इज़ एक्सट्रीमली सॉफ्ट एंड फाइन, ये बहुत ज़्यादा मतलब काफ़ी ज़्यादा हद तक सॉफ्ट और फाइन बारीक होता है और क्या होता है, मुलायम होता है। द सॉफ्ट फाइबर इज़ यूज टू मेक कोट्स, तो इससे हम कोट बनाते हैं। रोब यानी पोशाक बनाते हैं। जैसे तुर्की जैसी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे रोब्स पहनते हैं बहुत सारा लोग, मतलब पोशाक पहनते हैं, पुराने ज़माने से पहनते आ रहे हैं। जैसा कि वहाँ के किंग्स वगैरह जो थे वो रोब्स पहनते आते हैं। पोशाक समझते हैं ना आप लोग, इसे ट्रेडिशनल वेयर में राजा रानी पहनते हैं वैसे वाले। एंड वुलन स्पोर्ट्स वेयर, इसके अलावा ऊनी स्पोर्ट्स वेयर कपड़े भी आते हैं जो सर्दी के मौसम में खेले जाने वाले खेलों में पहने जाते हैं। नेक्स्ट, वूल प्रोडक्शन। अब हम बात करेंगे ऊन का असल में प्रोडक्शन कैसे किया जाता है। तो वूल प्रोडक्शन में हम बात करेंगे ऊन का उत्पादन, मीन्स ऊन की उगाई। Wool is obtained from the sheep by a long process which involves various steps. Let's study each step one by one. वो क्या कह रहा है, जो wool है इसे obtain किया जाता है from the sheep से, और इसमें लगती है एक long process जिसमें हम involve करेंगे सारे steps जो आप पढ़ेंगे, shearing, scoring, grading and sorting, carding, making yarn, weaving and finishing last step. तो इतना सब कुछ आपको अब रीड करना है और समझना है कि ये होता क्या है। असल में मैंने सबकी हिंदी भी आपके लिए लिख दी है कि आप भूल ना जाएं। तो इसमें सारे स्टेप्स को हम स्टडी करेंगे वन बाय वन। ओके, सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेप, दैट इज टीयरिंग, मीन्स कर्तन। जैसे आप शेविंग करते हैं फादर आपके या फिर आपके हेड को भी शेव किया जाता है, तो उसमें हम मशीन्स या फिर रेजर्स का यूज़ करते हैं।
तो क्या है कि रेज़र से कभी कभार हम जब शेव करते हैं तो हमारे कट लग जाता है, तो ब्लड निकल सकता है। ये आपकी इन्फेक्शन जो फैल सकती है, इससे सेप्टिक पड़ सकती है, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास क्रीम है। पर हम ये कहते हैं कि हमें चोट लगे ही क्यों, हम सावधानी बरतें हैं। मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, ये हर जगह लिखा होता है डॉक्टर के यहाँ, आप देख सकते हैं कि रोग से या इलाज से बचाव अच्छा होता है। जैसे कोरोना फैला हुआ है, अगर आप इसमें बचे रहेंगे तो आपको दवाई क्यों खानी पड़े, क्यों क्वारंटाइन में रहना पड़े, क्यों लॉकडाउन भुगतना पड़े, कोई ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे ही शेयरिंग जो प्रोसेस है, इसमें हम अब रेजर्स की जगह ज़्यादातर मशीन्स यूज़ कर रहे हैं जो क्लिपर्स कहलाते हैं। तो शेयरिंग यानी कर्तन, इट इज़ द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेसिंग ऑफ वूल। ऊन की प्रोसेसिंग में सबसे पहला स्टेप शेयरिंग यानी कर्तन होता है। तो द फ्लीस इज पील्ड ऑफ इन वन पीस। जो फ्लीस होती है, मैंने आपको बता दिया था क्या होता है, भेड़ का रोआ। तो इसे पील ऑफ करते हैं यानी छील लेते हैं। जैसे आप ककड़ी है उसे सैलड में छील के खाते हैं, ठीक है। ऐसी सब्जियाँ हैं कई टाइप की, आप उन्हें उबालने से पहले उन्हें धोते हैं फिर छीलते हैं। छीलने की इंग्लिश होती है पील ऑफ। तो इसे एक पीस क्या करते हैं, हम सब फूल्स को पूरी तरह से पील ऑफ कर देते हैं उसके शरीर से और एक पीस बना देते हैं, मिक्स कर लेते हैं। द शीप नीड टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम रेन फॉर अ डे बिफोर शेयरिंग। हमेशा याद रखने, जैसे अगर आप मशीन से अपने हेयर कट लेते हैं, अपने से वन साइड या टू साइड कराए हो, अपने बाल बारीक कराए हो, या अपने सोल्जर्स को देखा हो, या अपने पुलिसमैन फादर को देखा हो, या फिर किसी अंकल को, तो उनके बाल काफ़ी फाइन दिखेंगे आपको, छोटे छोटे। तो एक्चुअली वो मशीन से किए जाते हैं ज़्यादातर। तो अब ऐसे बालों को अगर आपको करना है मशीन से, रेजर से नहीं, मशीन से, तो मशीन किससे चलती है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के सोर्स में अगर आप पानी लगाकर बालों में अगर इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए उसका कहीं से कोई शॉर्ट सर्किट हुआ या कुछ भी हुआ, यूँ मान लीजिए, तो उसमें आपको शॉक लग सकता है। और दिमाग में शॉक लगने का मतलब क्या है, आप पागल भी हो सकते हैं। मैं नहीं कह रहा उस हल्के से शॉक से आप पागल हो जाएंगे, पर हम क्यों रखें उस चीज़ को अपने आसपास। तो ऐसी अगर रेनी सीज़न में अगर आप उसकी बालों की शेयरिंग कर रहे हैं तो एक दिन पहले उसे बारिश से बचा के रखिए। मतलब उन्हें गीले ना होने दीजिए शीप को, वरना उनके बालों में गीलापन बना रहेगा और आप काट नहीं पाएंगे आसानी से। शेयरिंग इज़ डन विद ए मैनुअल रेज़र। इसे हम मैनुअल रेज़र से करते हैं। मैनुअल रेज़र क्या होता है, जो हम चला सकें। एंड ब्लेड और विद ए स्पेशल क्लिपर, या हम ब्लेड से काटते हैं या किसी स्पेशल क्लिपर यानी मशीन से काटते हैं। इट डज़ नॉट हार्म द शीप। इससे शीप को कोई चोट तो नहीं पहुंचती है। एंड इज़ पेनलेस, और उससे कोई दर्द भी नहीं होता है। एज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन इज मेड ऑफ डेड सेल्स। जैसा कि अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर मैं आपके नाखून काट लूँ तो आपको कोई दिक्कत है, आप कहोगे हाँ है। अगर आपने एक्स्ट्रा काटा, जैसे मैं कहूँ ये मेरा वाइट आप देख सकते हैं ना नेल, तो इसमें जो नेल है इसमें केराटिन नाम का केमिकल होता है। इसमें कोई नसें नहीं होती हैं कि आपको दर्द हो। लेकिन अगर आप इसे एक्स्ट्रा काट लेते हैं फिर वहाँ से खून भी निकल सकता है, आपको काफ़ी दर्द भी होता है क्योंकि वो स्किन से अटैच्ड होता है। तो अगर हम ऊपर के बाल काट लेते हैं तो अपर मोस्ट लेयर उसी को कहते हैं। सबसे ऊपर की जो खाल होती है उसके ऊपर आने वाले बालों को काटने से उसे शीप को कोई हार्म यानी हानि नहीं पहुंचती है, ना पेन होता है कोई, तो इसलिए उसने पेनलेस कहा है। एंड इट्स मेड ऑफ डेड सेल्स, और जैसा कि उसके ऊपर डेड सेल्स होते हैं, मरी हुई कोशिकाएं होती हैं, तो इससे उनको कोई असर नहीं होता। इन 1994 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट इन्वेंटेड अ वे ऑफ रिमूविंग वूल फ्रॉम शीप विदाउट शेयरिंग। बिना कर्तन किए, ऐसे मतलब रेजर का यूज़ किया, क्लिपर के यूज़ किए, ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने साल 1994 यानी 1994 को क्या किया कि शीप की शरीर पर से वूल को रिमूव करने का तरीका ढूंढ निकाला बिना शेयरिंग के। तो क्या करते हैं इसके लिए, वो एक शीप में इंजेक्शन लगाते हैं। दे इंजेक्ट द शीप विद ए स्पेशल हार्मोन, एक खास टाइप के हार्मोन से। हार्मोन आपके शरीर में फीलिंग्स, आपके शरीर की दाढ़ी मूछे बाल आना और आपकी एज के अकॉर्डिंग आपके शरीर में कुछ नए स्पेसिफिकेशंस करना। जैसे कई पार्ट्स आपके बड़े होते जाते हैं, पहले छोटे रहते हैं बचपन में, तो इन सब के लिए हार्मोन जिम्मेदार होते हैं अलग अलग। हाइट बढ़ने के लिए, आपका कलर, सब चीज़ें एक हार्मोन के ऊपर डिपेंड करती हैं। किसी भी टाइप के फूड में नहीं मिलता है तो इन्हें केमिकल प्रोसेस से क्रिएट किया जा सकता है। हर टाइप के हार्मोन को हम नहीं क्रिएट कर सकते हैं क्योंकि इसका असर जो हो सकता है वो अपोजिट भी हो सकता है। इसलिए तो वो लोग क्या करते हैं, शीप में एक स्पेशल हार्मोन का इंजेक्शन देते हैं एंड देन रैप देम इन टाइट हेयर नेट, और फिर उन्हें काफ़ी सारा टाइट हेयर नेट्स से कवर कर देते हैं, रैप कर देते हैं। जैसे आप अपनी बुक को रैप करते हैं ऐसे।
3 weeks लेटर, 3 हफ्ते बाद क्या होता है, द फ्लीस कैन बी पील्ड ऑफ, जो उनके शरीर पर आने वाली शीप के ऊपर बाल आ जाते हैं अचानक से, इन्हें हम आसानी से पील ऑफ कर सकते हैं, मतलब छुड़ा सकते हैं। तो हमें इसमें रेज़र का यूज़ करना नहीं पड़ा, क्लिपर्स का यूज़ नहीं करना पड़ा, ना ही किसी ब्लेड का यूज़ करना पड़ा। तो इट इज़ पेनलेस एंड हार्मलेस, तो इससे शीप को कोई दर्द भी नहीं होता है और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ स्टेप नंबर 2, स्कोरिंग। स्कोरिंग क्या होती है, जब आप वूल काट लेते हैं शीप या फिर किसी भी टाइप की स्पीशीज से, जिससे हमें, जैसे कैमल है, आपका रैबिट है, इनसे भी हमें वूल मिलता है, तो उनकी सफाई भी की जाती है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, ऊपर की जो वूल होती है वो भी काम में ली जाती है, ऐसा नहीं है कि फेंक देते हैं, क्योंकि वही काफ़ी दिनों में बढ़ती है, लेकिन वो लेस एक्सपेंसिव होती है क्योंकि इसका कोई यूज़ ज़्यादा नहीं है। स्कोरिंग, तो ऊन की सफाई, काटा हुआ वूल जो कुतेर लेते हैं ना वूल, इसको वॉश किया जाता है thoroughly, मतलब बहुत अच्छे से, विथ सोपी वाटर। किस पानी में? सोपी वाटर में। टू रिमूव डस्ट, डर्ट एंड ग्रीस, जिससे उनके शरीर पे मौजूद डस्ट, डर्ट, गंदगी और धूल, गंदगी और जितना भी ऑयली प्रोडक्ट होता है, ऐसा कि हमारे शरीर से काफ़ी ऑयली प्रोडक्ट जैसे स्वेट निकलता है, ये भी आपका पसीना चिपचिपा ही तो है, तो वो ग्रीस, ना कि कोई गाड़ी का ग्रीस है यहाँ, तो इन सबको वो क्लीन कर देता है सोपी वाटर, चिकनापन हटा देता है। आप देख सकते हैं सोप से अगर आप हाथ धोते हैं तो। दिस प्रोसेस इज नोन एज स्कोरिंग, इसे हम कहते हैं उनकी सफाई। मशीन्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस, इस काम को करने के लिए मशीन को अपने काम पर लिया जाता है। ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग क्या होता है, अब देखिए, आपने सबसे पहले शेयरिंग में वूल काट के अलग कर ली, स्कोरिंग में उनकी सफाई कर ली। देख सकते हैं यहाँ पे शेयरिंग, यहाँ पे वूल को कुतेरा जा रहा है विद यूजिंग स्पेशल इलेक्ट्रिक क्लिपर्स। फिर स्कोरिंग यानी उन्हें साफ़ किया जा रहा है सोपी वाटर। अब वो क्या कर रहे हैं कि 2 लोग लगे हुए हैं ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग में। श्रेणीकरण और छंटाई, मीन्स आपने जो वूल लिया उसमें से अच्छी क्वालिटी का वूल कौन सा है और बुरी क्वालिटी का कौन सा है और कौन सा मिडल क्वालिटी में आ रहा है, मतलब ऐसे कह सकते हैं ना, गुड, बेटर एंड बेस्ट। तो इस तरीके से उसे वो क्या करते हैं, अलग अलग कैटेगरीज में छांट के रखते हैं। फिर जैसा भी फैब्रिक बनाना है उसके अकॉर्डिंग उन्हें अलग अलग सैक में टाई कर दिया जाता है। मीन्स सैक क्या होता है, बोरी, तो उसमें हम बांध देते हैं। तो ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग यानी कि आपकी श्रेणीकरण और छटाई। सबसे पहले श्रेणीकरण करने से पहले हमें छटाई भी करनी है। तो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, कोई भी स्टेन यानी धब्बेदार, डैमेज, खराब या इन्फीरियर वूल यानी घटिया क्वालिटी का ऊन होता है उसे रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं। द रेस्ट ऑफ द वूल इज सॉर्टेड, फिर जो बचा हुआ वूल होता है, रेस्ट ऑफ द वूल मीन्स आराम नहीं, रेस्ट ऑफ द वूल का मतलब होता है रिमेनिंग वूल इज सॉर्टेड। उसको हम क्या कर देते हैं, छांट लेते हैं और एक कैटेगरी में रख देते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द फाइबर्स। जैसी भी फाइबर्स उसमें हैं उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग जो डिपेंड करता है उनकी फाइननेस यानी बारीकपन पे, लेंथ कितनी लंबाई है, वेवीनेस, घुंघरालूपन पे। आपने देखा होगा शीप के जो ज़्यादातर बाल होते हैं वो घुंघरालू होते हैं, जैसा कि उन्हें कौन कंघों से काटता है, कोई नहीं काटता। तो ये जो कॉम्बिंग ही नहीं होती है तो कैसे बन जाएंगे, करली हेयर, वेवी टाइप हो जाते हैं। तो घुंघरालूपन के अकॉर्डिंग भी और उनके कलर के अकॉर्डिंग जो वाइट होता है वो तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा ही। अब जैसा कि उन वूल के कलर में अगर वाइट होता है तो उस पर ईजिली हम सिंथेटिक कलर मिला के उन्हें अलग अलग टाइप के वूल की यान्स में चेंज कर सकते हैं, जैसे येलो, पिंक, वाइट, तो कई चीज़ें होती हैं। कार्डिंग नेक्स्ट प्रोसेस है आपकी कार्डिंग। कार्डिंग में क्या होता है, द वूल फाइबर्स आर पास थ्रू ए सीरीज ऑफ मेटल टीथ। इसमें जैसे मैंने कंघे के बारे में बताया था ना, जब इन सब की छटाई हो जाती है कि उनकी फाइननेस, बारीकपन, लेंथ देख लेते हैं कितना लंबा है, छोटा है, वेवीनेस, घुंघरालूपन और कलर देख लेते हैं, तो कार्डिंग होता है पींचना। पींचना मीन्स वूल फाइबर्स को हम डाल देते हैं एक मेटल टीथ की सीरीज़ में, मतलब कांटेदार एक जैसे छन्नी टाइप की होती है, उसके अंदर हम उसके फाइबर्स को डाल देते हैं विथ स्ट्रेट इन द फाइबर्स। अब इनमें से गिरते गिरते वो फाइबर्स क्या होते हैं, स्ट्रेट हो जाते हैं, बिल्कुल सीधे, जैसे घुंघरालू जो शीप के बाल होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हेयर स्ट्रेटनर प्रोसेस है ये। तो कार्डिंग ऑल्सो रिमूव्स रिसाइडुअल डर्ट। अब इसमें भी क्या होता है कि जो बची कुछ ही स्कोरिंग के बाद, धुलाई के बाद भी अगर कुछ गंदगी रह जाती है तो कार्डिंग में हम उसे रिमूव कर देते हैं, उस बची हुई डर्ट, गंदगी को, एंड अदर मैटर लेफ्ट इन द वूल, और ऊन में बचे हुए दूसरे मैटर को भी। तो कार्डेड वूल जो होती है इसको हम यूज़ करते हैं वुलन यान के लिए, टू बी यूज फॉर वुलन यान।
ऊनी यार्न के लिए, एंड इज सेंट फॉर मेकिंग द यार्न। और इस तरीके से हम इसे यार्न बनाने के लिए कहाँ भेज देते हैं? इन द मिल्स ऑफ टेक्सटाइल्स ऑफ फैक्ट्रीज, जहाँ भी मतलब जिनका काम होता है। तो इसमें हमने ऑलरेडी किस प्रोसेस के बारे में पढ़ लिया? अपनी लगभग 4 प्रोसेस के बारे में हमने पढ़ लिया है। शेयरिंग, कर्तन, नंबर 2 स्कोरिंग, सफाई, नंबर 3 ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, नंबर 4 कार्डिंग। अब मेकिंग यार्न्स के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पोर्शन में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई है। वीविंग एंड फिनिशिंग भी इसी में हम पढ़ेंगे। थैंक यू एंड कीप एन्जॉइंग योर वेकेशंस, क्योंकि हम वेकेशंस ही कह सकते हैं, आप स्कूल तो आ नहीं रहे हैं। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्थी स्टूडेंट्स। ओके, बाय।